बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत इंसान। बेबीलोन का व्यापारी युवराज शाह नाडा पूरे फख्र के साथ अपने कारवां का नेतृत्व करता था। उसे उम्दा कपड़े पसंद थे और महंगे पहनने का विशेष शौक था। उसे बेहतर नस्ल के जानवर पसंद थे और अपने खास अरबी नस्ल के घोड़े पर वह आसानी से सवार हो जाता था। उसे देखकर कोई भी उसकी असलियत भांप नहीं सकता था। निश्चित रूप से कोई भी उसे देखकर यह आभास नहीं लगा सकता था कि अंदर से वह बेहद परेशानियों से घिरा हुआ है। दमिश्क से सफर काफी लंबा था और रास्ते में पड़ने वाले रेगिस्तानी किसी भी राह मुश्किल करने के लिए काफी थे। उसे इन सब की परवाह नहीं थी। अरबी जनजातियां बेखौफ होती है और अमीर कारवां को लूटने के लिए लालियत रहती है। वह इन सब बातों से डरता नहीं था क्योंकि उसके साथ सुरक्षा दस्ते के तौर पर घुड़सवार सुरक्षा कर्मी चलते थे। अपने साथ जिस युवा को वह दमिश्क से लेकर आ रहा था वह काफी परेशान था। उसका नाम हदन गुल्ला था, जो कि बहुत पहले कभी का साझेदार रहे अरद गुल्ला का पोता था। वह अरद गुल्ला का एहसानमंद था और मानता था कि उसका कर्ज वह कभी नहीं चुका पाएगा। वह अपने पोते के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन वह इस बारे में जितना ही विचार करता जाता था उतना ही उसकी जवानी की चंचलता के कारण धरा का धरा रह जाता है। उस युवक की अंगूठियों और कान के गहनों को देखकर वह सोचने लगा। वह सोचता है कि गहने केवल पुरुषों के लिए हैं, फिर भी उसके दादा के मजबूत चेहरे की आड़ उसे लेनी पड़ रही है। लेकिन उसके दादा ने कभी महंगे कपड़े नहीं पहने, फिर भी मैंने उसे आने दिया, तो इस उम्मीद के साथ कि शायद मैं उसकी मदद कर पाऊँ और वह कारोबार की कहीं से शुरुआत कर सके और अपने पिता की नकारात्मक विरासत का न ओढ़ ले। हदनगुल्ला अचानक उसके सोच में बाधा डाल कर उसे हकीकत की दुनिया में आया। उसने नाडा से पूछा, आप इतना कठिन जीवन क्यों जीते हैं जिसमें ज्यादातर लंबा सफर करना पड़ता है? क्या तुमने जीवन का आनंद लेने के लिए कभी समय नहीं निकाला? शारू नाडा मुस्कुराया। उसने दोहराया, जीवन का आनंद लेने के लिए? अगर तुम शारू नाडा होते तो जीवन का आनंद लेने के लिए क्या करते? हदन ने कहा, अगर मेरे पास तुम्हारी जैसी संपत्ति होती तो मैं एक राजकुमार की तरह रहता। मैं तो कभी भी इस तपते रेगिस्तान की तरफ नहीं आता। मेरे पास जितनी जल्दी रकम आती उतनी जल्दी मैं उसे खर्च कर देता। मैं महंगे कपड़े पहनता और एक से एक नायाब गहने बनवाता। मुझे ऐसी ही जिंदगी पसंद है, उसे ही जीना कहते हैं। इस पर दोनों ठहाके लगाने लगे। शारू नाडा ने बिना सोचे समझे कहा, तुम्हारे दादा गहने नहीं पहनते थे? फिर उससे मजाक में बोला, क्या तुम काम करने के लिए समय नहीं छोड़ोगे? हदनगुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, काम करने के लिए गुलाम है। शारू नाडा को यह अटपटा लगा। शारू नाडा को यह अटपटा लगा, बहुत ज्यादा अटपटा लगा। लेकिन उसने इस बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी ओढ़ ली और ढलान खत्म होने तक वैसे ही बना रहा। नीचे पहुंचकर उसने अपने घोड़े को रोका और हरी घाटी की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो, उधर घाटी है, नीचे दूर तक देखो तो तुम्हें बेबीलोन की दीवारें हल्की हल्की नजर आएगी। वह जो मीनार दिख रही है वह बेल के मंदिर की मीनार है। अगर तुम्हारी आंखें तेज है तो तुम वहां ऊंचाई पर लगातार जलती आग से उठता हुआ धुआं भी देख सकते हो। उसकी बात सुनकर हदनगुल्ला ने कहा, तो यह बेबीलोन है? मेरी हमेशा से दुनिया के सबसे रईस शहर को देखने की तमन्ना थी। बेबीलोन, जहाँ मेरे दादा ने अपनी किस्मत को संवारना शुरू किया था। आज अगर वह जिंदा होते तो हम अपने बुरे हालात में पिस न रहे होते। उसकी बात सुनकर शारू ने कहा, भाई, धरती पर उनके लिए
जितना समय तय था वे तो बिताकर चले गए, और तय समय से ज़्यादा उनकी रूह को धरती पर क्यों रोकने की बात कर रहे हो, जबकि तुम और तुम्हारे पिता उनके अच्छे कामों को आसानी से आगे बढ़ा सकते हो। हदन ने कहा, अफसोस इस बात का है कि हम दोनों के पास ही उनके जैसा हुनर नहीं है। मेरे पिता और मैं उस राज को नहीं जानता कि कैसे सोने की मोहरों को अपनी तरफ खींचा जाता है। शाहरुनाडा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने घोड़े की लगाम ढीली कर दी, उसे आगे बढ़ाया और कुछ सोचता हुआ घाटी की तरफ बढ़ने लगा। उनके पीछे पीछे पूरा कारवां बढ़ता चला जा रहा था, और साथ ही साथ काफिले के कदमों से उठती धूल से आसपास लाली सी छा गई। कुछ समय बाद वे बादशाह के राजमार्ग पर पहुंच गए और दक्षिण की तरफ सींचे हुए खेतों की तरफ बढ़ने लगे। वहां एक खेत में काम कर रहे 3 लोगों की तरफ शाहरुनाडा का ध्यान गया। वे कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। हास्यास्पद है, एक शख्स 40 साल के बाद भी एक खेत से नहीं निकल सका, और बाकी के 2 लोग भी उसी जगह खेती करते नजर आए। फिर भी उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि उन दोनों लोगों को जानते हैं कि वे एक जैसी ही हैं। उनमें से एक की पकड़ अनिश्चित थी, वह हल चला रहा था, बाकी दोनों मेहनत से बैलों के पीछे पीछे चले आ रहे थे। बैलों को चलते रहने के लिए वे अप्रभावी तरीके से उन पर लाठी बरसा रहे थे। 40 साल बाद भी वह इन लोगों से ईर्ष्या कर रहा था। वह सोच रहा था कि कितनी खुशी खुशी जगहों की अदला बदली वह कर सकता था, लेकिन अब इतना अंतर हो चुका है। उसने गर्व से अपने पीछे आते काफिले को देखा, जिसमें उसके करीने से चुने हुए ऊंट और गधे थे, साथ ही दमिश्क से लाए जा रहे बेशकीमती सामानों का ढेर था। सब कुछ पर उसका मालिकाना हक था। उसने उस किसानों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये 40 साल से इसी खेत को जोत रहे हैं। हदन ने कहा, वे देख रेख कर रहे हैं, लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ये वही लोग हैं? शाहरुनाडा ने जवाब दिया, मैं हमेशा से इन्हें यहाँ देखता आया हूँ। उनके दिमाग में बीती घटनाएं तेजी से घूमने लगी। वह क्यों नहीं आता अपना बीता हुआ कल दफन करके वर्तमान में सुख से जी पा रहा है? फिर उसे एक तस्वीर और घटना याद आ गई। उसे मुस्कुराता हुआ अराध गुल्ला याद आ गया। उसके और उसकी सन की युवावस्था के बीच की बाधा मानो आपस में घुल गई। लेकिन वह एक ऐसे ऊंचे जज्बे वाले युवक की मदद कैसे कर सकता था, उसके विचारों में खर्चीलापन हो और जिसने अपने हाथों में महंगे जेवरात डाल रखे हो। वह ऐसे ढेर सारे लोगों को काम दे सकता था जो काम करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों के लिए उसके पास कोई काम नहीं था, जो खुद को काम से ऊपर मानते थे। फिर भी यह अरद गुल्ला का कर्जदार था और उसके लिए दिलो जान से कुछ करने के लिए सोचता था। आखिर उसने और अरद गुल्ला ने कभी भी अधूरे मन से कोई काम नहीं किया था। वे हल्की किस्म के इंसान नहीं थे। इन्हीं अधेड़ बूंद में अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। तमाम किंतु परंतु और आपत्तियां थी वहां। उसे निश्चित रूप से अपने परिवार और अपनी स्थिति पर विचार करना था। यह क्रूर हो सकता है, यह दिल दुखाने वाला भी हो सकता है। तत्काल फैसले लेने की काबिलियत के चलते उसने सारी आपत्तियां दरकिनार कर दी और आगे बढ़ने का फैसला लिया। सारूनाडा ने हदनगुल्ला से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दादा और मैं कैसे साझेदारी में काम करने को तैयार हुए थे और यह किस कदर फायदेमंद रहा था? हदन ने कहा, बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से इतना बड़ा खजाना तैयार किया। मुझे इनके बारे में जानने की जरूरत है। सारूनाडा ने इसके जवाब का इंतजार नहीं किया और अपनी बात जारी रखते हुए बोला, हमने उन लोगों के साथ काम शुरू किया था जो वहां खेती करते हुए नजर आ रहे हैं। तब मैं तुम्हारी उम्र का था।
लोगों के साथ में खेत जोतने में लगा हुआ था। और जब मैं अच्छे बुरे इंसान मैगिद्दो की हल से लेकर हिलते डुलते हुए निकला, तो उसने मजाक मेरी खेत जोतने के तरीके को देखकर मजाक उड़ाया। मैगिद्दो ने सीकड़ से बंधा मेरे बगल में खेत जोतने में लगा हुआ था। उसने कहा, इसे देखो, कितना आलसी आदमी है यह। हल पकड़ने वाला जरा सा भी जोर नहीं लगा रहा है। खेत गहराई से जोते, न तो बैलों को पीटने वाला ही उन्हें तेज चलाने पर जोर दे रहा है। इस तरह की घटिया जुताई से अच्छी फसल की उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्या कह रहा है? इस तरह की घटिया जुताई से अच्छी फसल की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हदनगुल्ला ने हैरत से भरकर पूछा, क्या तुम भी मैगिद्दो के साथ सिकड़ से बंधे हुए थे? शारू ने कहा, हाँ, हमारे गले के ऊपर कांसे का पट्टा बंधा रहता था और ऊपर से भारी सिकड़ भी होती थी। उसकी बगल में भेड़ चराने वाले जाबादो भी था। मैं हारून से उसे जानता था। अंत में एक आदमी था जो डकैत था और उसने हमें अपना नाम नहीं बताया। हमने अंदाजा लगाया कि वह नाविक रहा होगा, क्योंकि उसने नाविकों की शैली में आपस में गुथे हुए सांपों की तस्वीरें अपने सीने पर गुदवा रखी थी। हम लोगों को इस तरह से बांधा गया था कि एक साथ 4 लोग जुताई कर सकें। हदनगुल्ला ने हैरानी से कहा, तुम लोग क्या गुलामों की तरह सिकड़ से बंधे गए थे? क्या तुम्हारे दादा ने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि हम गुलाम थे? वे अक्सर आपके बारे में बात करते थे, लेकिन उन्होंने कभी इस ओर इशारा नहीं किया था। शारू नारा ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, वे ऐसे इंसान थे कि तुम किसी की तरह की राज उनको बताकर भरोसा कर सकते थे। तुम भी उसी तरह के इंसान हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। मैं गलत तो नहीं हूँ? तुम भी उस तरह के इंसान हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। तुम भी उस तरह के इंसान हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। मैं गलत तो नहीं हूँ? आप मेरी खामोशी पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ। मुझे बताइए कि आप लोग गुलाम कैसे बन गए? सारू नाडा ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, कोई भी शख्स खुद को गुलाम बना सकता है। मैं तो अपने भाई की बेवकूफ़ी का शिकार बन गया था। एक झगड़े में अपने दोस्त को ही मार डाला। मुझे मेरे पिता ने उसकी विधवा के साथ जोड़ दिया ताकि मेरे भाई को कानूनी दांवपेच में पड़े उलझना न पड़े। जब मेरे पिता इतनी चांदी इकट्ठी नहीं कर सके कि मुझे उस विधवा से छुड़ा सके, तो उस महिला ने गुस्से में आकर मुझे एक गुलाम व्यापारी के हाथों बेच दिया। हदनगुल्ला ने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा, कितने शर्म की बात है, और वह यह तो अन्याय है। फिर आपको आज़ादी कैसे हासिल हुई? शारू ने कहा, मैं जल्दी उस पर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मुझे अपनी पूरी कहानी बताने दो। जैसे ही हम उनकी बगल से गुजरे, खेत जोतने वाले ने टोपी उतार कर और दिखावे के अदब में झुकते हुए हम पर तंज कसते हुए बोले, बादशाह के मेहमानों, बेबीलोन में स्वागत है। ये तुम्हारा शहर की दीवार पर इंतजार कर रहे हैं, जहाँ दावत खाना फैला हुआ है, मिट्टी की ईंट और प्याज का सूप रखा हुआ है। यह कहकर वे सभी ठाके लगाकर हंसने लगे। डकैत गुस्से से भर उठा और उसको कोसने लगा। मैंने उससे पूछा, इसका क्या मतलब है कि बादशाह वहां दीवारों पर हमारा इंतजार कर रहे हैं? शहर की दीवारों पर तुमको ईंट ढोकर तब तक ले जानी होगी जब तक कि तुम्हारी कमर टूट नहीं जाती है। हो सकता है कि वे तुम्हें इस कदर पीटे कि कमर टूटने से पहले ही तुम्हारी मौत हो जाए। वे मुझे नहीं पीटेंगे, मैं ही उन्हें मार डालूंगा। तभी मेगिद्दो बोल उठा, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि जो गुलाम मेहनत से काम करते हैं, उन्हें मालिक पीटने या मार डालने को लेकर उत्सुक होंगे। मालिकों को तो अच्छे गुलामों से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, और बल्कि उनके साथ तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जाबातो ने प्रक्रिया में कहा, कौन मेहनत से काम करना चाहता है? वे खेत जोतने वाले बुद्धिमान लोग हैं जो अपनी कमर नहीं तोड़वा रहे हैं। उन्हें जैसे वे हैं वैसे ही छोड़ा हुआ है।
मेगिद्दो ने कहा, टालम टोल करके आप बच नहीं सकते। अगर आप एक हेक्टेयर खेत जोतते हैं तो वह एक दिन के हिसाब से संतोषजनक काम माना जाएगा, और कोई भी मालिक इस बात को जानता है। लेकिन उसी जगह अगर आप आधा हेक्टेयर खेत ही जोतते हैं तो ये निश्चित रूप से कामचोरी माना जाएगा। मैं कामचोर नहीं हूँ, मुझे काम करना पसंद है, और मैं कोई भी काम अच्छी तरह करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि काम ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। इसी वजह से मेरे पास हर एक वह अच्छी चीज है जो मैं हासिल करना चाहता था, जिससे मेरे खेत और गायें और फसलें सब कुछ शामिल है। जाबादो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, और अब वे चीजें कहाँ हैं? मैंने पाया कि चतुराई में काम करना या बिना काम किए कुछ हासिल करना ज्यादा मायने रखता है। जाबादो को देखना, अगर उसे दीवारों के लिए बेचा जाता है तो वह पानी का थैला या ऐसा ही कोई सामान आसान काम पकड़ लेगा और ठीक उसी समय देगा जब तुम लोग जैसे ईंटों में अपनी कमर तुड़वा रहे होगे। यह कहते उसने बेवकूफों की तरह हंसना शुरू कर दिया। पूरी रात मेरे आतंक के साए में बीती। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं पहरेदार को आगाह करने के लिए बनाई गई रस्सी के पास ही बैठा रहा, और जब सभी सो गए तो मैंने पहरेदार गोडोसो का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सुरक्षा ढांचे में वह सबसे पहले पड़ता था। वह उन अरबी डाकुओं में से एक था जो इस तरह दुष्ट दुष्ट था। वह अरबी डाकुओं में से था जो दुष्ट था कि अगर आपको अपना बटुआ लूटा तो वह अपना गला भी काटने से नहीं हिचकिचाएगा। मैंने उसे फुसफुसाते हुए कहा, मुझे बताओ गोडोसो, जब हम बेबीलोन पहुंचे तो क्या हमें दीवारें बनाने के लिए बेच दिया जाएगा? उसने सतर्कता के साथ पूछा। क्यों जानना चाहते हो? मैंने उससे गुहार की। क्या तुम नहीं समझ सकते हो? मैं नौजवान हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं लगातार काम करता रहूं और दीवारों पर मौत होने तक पीटा जाता रहूं। क्या ऐसा मौका मुझे मिल सकता है कि मुझे कोई अच्छा मालिक मिल जाए? उसने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, तुम अच्छे साथी हो। कोडोसो को परेशान मत करो। ज्यादातर समय पहले गुलामों के बाजार में जाते हैं। ध्यान से सुनो। जब खरीदार आते हैं तो तुम उनसे कहो कि तुम अच्छा काम करते हो, अच्छे मालिकों के लिए मेहनत करना पसंद करते हो। तुम खुद को ऐसा पेश करो कि वे तुमको खरीद लें। अगर तुम उनके हाथों नहीं बिकते तो अगले दिन तुम्हें ईंट ढोने के लिए भेज दिया जाएगा, जो कि बेहद कठिन काम है। जब वह चला गया तब मैं गर्म रेत में लेट गया, ऊपर तारों को देखता रहा और काम के बारे में सोचता रहा। जब मेरे सबसे अच्छे दोस्त मैगिडो ने कहा था मेहनत से काम करने के बारे में, तो मुझे हैरत हुई थी। क्या वह वाकई मेरा सबसे अच्छा दोस्त है? निश्चित रूप से वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त होगा अगर इससे मुझे कुछ मदद मिलती है तो। जब मैगिडो सुबह उठा तो मैंने उसके कानों में फुसफुसाते हुए अच्छी खबर देखी। मैंने देखा यह हमारे जीवन में उम्मीद की एकमात्र किरण थी जो बेबीलोन की ओर हमारे रास्ते में पड़ रही थी। जब हम दीवारों के पास पहुंचे तब शाम हो चुकी थी और हम लोगों की कतारें देख करवा रहे थे। लोग चींटियों की तरह नजर आ रहे थे जो रास्ते से मुताबिक ऊपर और नीचे चढ़ते हुए नजर आ रहे थे। हम और नजदीक पहुंचे तो हम यह देखकर चौंक गए कि हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे थे। कुछ लोग खंदक खोद रहे थे जबकि कुछ मिट्टी की ईंट में कीचड़ मिला रहे थे। सबसे बड़ी संख्या ईंट ढोने वाले की थी जो बड़ी टोकरियों में ईंट रखकर ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे थे जहां मिस्त्री दीवार बनाने में जुटे हुए थे। प्राचीन बेबीलोन में बहुत चर्चित कामों में वहां की दीवारें, मंदिर, झूलते बगीचे और विशालकाय नहरें शामिल हैं जिन्हें गुलाम मजदूरों की मदद से बनाया गया था। इन गुलामों में मुख्य तरह युद्धबंदी शामिल थे जिन्होंने अपने साथ होने वाले अमानवीय बर्ताव के बारे में विस्तार से बताया है। कामगारों की इस फौज में बेबीलोन, उसके प्रांत के भी गुलाम शामिल हैं जिन्हें चोरी या वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों में पकड़ा गया था।
उस दौर में यह प्रचलन में था कि कर्ज लेने के लिए कानूनी फैसलों या कानूनी जरूरत पूरे करने के बदले लोग अपनी बीवियों या बच्चों को गिरवी रखते थे। किसी नकारात्मक स्थिति में जिन्हें गिरवी रखा जाता था, उन्हें गुलामी के लिए बेच दिया जाता था। जिनको गिरवी रखा जाता था, उनको फिर बेच दिया जाता था। गोल्ड तो सही कह रहा था। हमें शहर के मुख्य द्वार से गुलामों के लिए बनाई गई जेल में ले जाया गया और अगली सुबह बाजार में हमारी परेड कराकर एक बाड़े में रख दिया गया। यहाँ बाकी के डरे सहमे लोग हुजूम में खड़े हो गए और पहरेदारों की चाबुक पर आगे बढ़ना जारी रखे हुए थे ताकि खरीदार उनका मुआयना कर सके। मैगिद्दो में हर उस शख्स से आगे बढ़कर बात कर रहे थे जो हमें बोलने का मौका दे रहा था। गुलामों का डीलर अपने साथ सिपाही भी ले जा रहा था जो बादशाह के पहरेदार थे। उन्हें डकैत को बेड़ियों से बांध रखा था और जब भी वह प्रतिरोध करता था तब वे उसकी पिटाई करते थे। जब वे उसे आगे लेकर चले गए तब मुझे उसके लिए बेहद अफसोस हुआ। मैगिद्दो को लगा कि जल्दी ही हम अलग हो जाएंगे। जब कोई खरीदार नजदीक नहीं था तो मुझे प्रभावित करने के लिए तत्परता से बात की गई कि मुझे भविष्य में कितना अहम काम करना है। कुछ लोग उससे नफरत करते हैं, वे इसे अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन इसे अपना दोस्त समझना ज़्यादा कठिन ठीक रहता है। तुम भी इसे पसंद करो, इस चीज़ पर मत जाओ कि यह कठिन है। अगर तुम सोचो कि तुम्हारे अंदर यह काबिलियत है कि तुम अच्छा घर बना सकते हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितनी दूर से प्लास्टर के लिए पानी ले आ रहे हो या बीम कितना भारी है। मुझे वादा करो लड़के कि तुम्हें अगर कोई मालिक मिल गया तो तुम उसके लिए जितनी कठिन हो सके उतनी मेहनत करोगे। अगर वो तुम्हारे काम को न सराहे, उस पर ध्यान मत दो। याद रखो कि अच्छी तरह किया गया काम उस शख्स को अच्छा महसूस कराता है जो उसे अंजाम देता है। एक किसान को अपनी तरफ आता देखकर वह शांत हो गया। वह करीब आया और हमें परखने वाले अंदाज में देखने लगा। मैगिद्दो ने उसके खेतों और फसलों के बारे में पूछा। जल्दी वह किसान को समझाने में सफल हो गया कि वो उसके बेहद काम का है। उसके बाद गुलामों के डील के साथ आक्रामक मोलभाव के साथ उस किसान ने अपने लबादे के अंदर से मोटा बटुआ निकाला और जल्दी मैगिद्दो अपने नए मालिक के साथ आंखों से ओझल हो गया। कुछ अन्य लोग भी सुबह के दौरान बेचे गए। दोपहर में गोडोसो ने उसे गुप्त रूप से बताया कि गुलामों का जो डीलर है वह बेहद खराब है और अगली रात तक टिकने वाला नहीं है, लेकिन बाकी बचे हुए गुलामों को शाम ढलने के बाद वह बादशाह के चुने हुए खरीदारों के पास लेकर जाएगा। मैं जरा व्याकुल हो गया जब मैंने देखा कि एक मोटा लेकिन अच्छी प्रकृति वाला शख्स दीवार की ओर बढ़ा चला गया है और पूछा कि वहां मौजूद लोगों में कोई अच्छा बावर्ची है क्या। उसके पास पहुंच गया और बोला, आपके जैसा बेहतरीन बावर्ची क्यों निम्न स्तर पर का बावर्ची खोज रहा है? क्या यह अच्छा काम नहीं होगा? और मेरे जैसे इच्छुक शख्स को आप सिखाकर अपने तरीके से डालें। मुझे देखिए, मैं नौजवान हूँ, तगड़ा हूँ और काम करने का इच्छुक भी हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपके लिए सोने और चांदी से बटुए भरने के में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। वह मेरी इच्छा से प्रभावित हुआ और डील से मुझे लेकर मोलभाव करने लगा। उस डीलर का ध्यान अब तक मुझ पर नहीं था, लेकिन वह मुझे देख रहा था और वह मेरी इच्छा से प्रभावित हुआ और डीलर से लेकर
मुझे लेकर मोलभाव करने लगा। उस डीलर का ध्यान अब तक मुझ पर नहीं गया था, लेकिन अब वह मुझे देख रहा था। मैं अपनी बातों से किसी को रिझाने में समर्थ हूँ। वही मेरी सेहत भी अच्छी है और मैं कद-काठी का भी ठीक हूँ। अचानक मैं एक हट्टे-कट्टे बैल के तौर पर नज़र आने लगा, जिसको किसी कसाई को बेचा जाना है। अंत में मेरी खुशी का तब ठिकाना न रहा। जब सौदा पक्का हो गया, मैं अपने नए मालिक के साथ निकल पड़ा। उस समय मैं यही सोच रहा था कि मैं बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। मेरा नया घर करीब-करीब मेरी पसंद का ही था। मेरे मालिक नाना नाइद ने मुझे सिखाया कि अहाते में मौजूद पत्थर की ओझल में कैसे जौ को पीसना है, तंदूर को कैसे जलाया जाता है और कैसे शहद के केक तैयार करने के लिए तिल का आटा पीसते हैं। जहाँ सारा अनाज रखा जाता था, वहाँ छाए में मेरे लिए एक सोफा रखा था। घर की देखरेख करने वाले एक बुजुर्ग गुलाम स्वस्ति मुझे अच्छे से खिलाती थी और इस बात से बेहद खुश थी कि मैं बाहरी कामों में उसकी मदद कर देता हूँ। यहाँ मेरे लिए बेहतरीन मौका था कि मैं अपने मालिक के लिए बेशकीमती साबित हो सकता था और मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे अपनी आज़ादी का भी यहाँ से मौका मिल सकता है। मैंने नाना नाइट से पूछा कि कैसे आटा मारते हैं और उसे कैसे पकाते हैं। सीखने की मेरी इच्छा जानकर वह बेहद प्रभावित हुआ। बाद में जब मैं इसे अच्छे से करने लगा, तो मैं अपने शहद वाला केक बनाना भी सीखा। धीरे धीरे मैंने सब कुछ बनाने और पकाने में महारत हासिल कर ली। मेरा मालिक आलसी बनकर खुश था, लेकिन स्वस्ति ने मालिक की इस रवैये से असहमति में अपना सिर हिलाया। उसने घोषणा कर दी, किसी भी शख्स के लिए काम न करना बेहद खराब है। मुझे महसूस हुआ कि अब समय आ गया है मुझे किसी तरह से अपनी कमाई करने और अपनी आज़ादी के लिए मोहरे जुटाने का काम शुरू कर देना चाहिए। दोपहर में जब पकाने का काम खत्म हो जाता था, तो मैंने सोचा कि क्यों न नाना नाइक से बात करके दोपहर बाद के लिए कोई फ़ायदेमंद काम तलाश लूँ और अपनी कमाई का हिस्सा भी मैं रखूँ। फिर मैंने यह भी सोचा कि क्यों न शहद वाला केक ज़्यादा मात्रा में बनाऊँ और उसे शहर की सड़कों पर मौजूद भूखे लोगों में बांटता चलूँ। मैंने अपनी योजना नाना नाइक के सामने कुछ इस तरह से रखी। केक पकाने के बाद या दोपहर बाद का अपना समय मैं अपने कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप भी मेरी कमाई में से कुछ हिस्सा रख सकते हैं और मैं भी कुछ बचा लूँ ताकि अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के अनुरूप खर्च कर सकूँ। उसने कबूल किया। ठीक है, ठीक है। जब मैंने उसे अपनी योजना के बारे में बताया कि मैं शहर में घूम-घूम कर शहद केक बेचना चाहता हूँ, तो वह और भी खुश हुआ। उसने सुझाव भी दिया, हम कुछ इस तरह से काम करेंगे कि तुम 2 सिक्कों का केक बेचोगे, उसमें से आधी रकम मेरे लिए रहेगी, उसमें जिससे आटा और शहद और केक पकाने के लिए लकड़ी खरीदने का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद जो रकम बचेगी, उससे हम और तुम आधा-आधा करेंगे। मैं उनके उस उदार व्यवहार से बेहद प्रभावित था कि जो मैं कुछ भी बेच पाऊँगा, उसका 1/4 अपने लिए बचा कर रख पाऊँगा। उस रात देर तक जाग कर मैंने एक थाली बनाई, जिस पर मैं केक सजाऊँगा। नाना नाइद ने मुझे अपना पहना हुआ पुराना लबाना दे दिया, ताकि मैं बेहतर नज़र आ सकूँ और स्वस्ति ने उसे सिलने और धुलने में मेरी मदद की। अगले दिन मैंने कुछ अधिक शहद केक तैयार किए। वे पककर पूरे हो गए और थाल में बेहद आकर्षक दिखने लगे। उन्हें लेकर मैं सड़क की तरफ निकल गया और लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऊंची आवाज में अपने सामान की हाँक लगाने लगा। पहले तो किसी ने केक में दिलचस्पी नहीं ली और मैं हताश होकर रोने लगा। फिर भी अपना क्रम जारी रखा और दोपहर बाद जब लोगों ने भूख लगने का क्रम शुरू हुआ, तो फिर उन्होंने मेरी नई चीज को चखना शुरू किया। इस तरह मेरे केकों का बिक्री शुरू हो गई। देखते ही देखते मेरा थाल खाली हो गया। नाना नाइद मेरी इस सफलता पर बेहद खुश हुआ और उसने खुशी खुशी मुझे मेरे हिस्सा दे दिया। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि जीवन में पहली बार मैंने अपनी कमाई का हिस्सा हासिल किया था। जब मुझे
लगने लगा कि मेगिद्दो की बात में कितना दम था। तो उसने कहा था कि कोई भी मालिक अपने गुलामों के लिए अच्छे कामों की तारीफ जरूर करता है। उस रात में इस कदर रोमांचित था कि मुझे ठीक से नींद नहीं आई। जब मैंने जोड़ घटाना शुरू किया, इस तरह से कमाई करते हुए मैं साल भर और उससे आगे के सालों में कितना बचा लूंगा, और मुझे मेरी आज़ादी के लिए कितनी कम जुटाने की जरूरत है। जैसे जैसे मेरा केक बचने का क्रम बढ़ने लगा, मेरे स्थायी ग्राहक भी बढ़ने लगे। एक दिन तो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे हमद गुल्ला दादा अरत गुल्ला मुझसे टकरा गए। वे कपड़ों के व्यापारी थे और एक शहर से दूसरे शहर सड़कों पर घूम घूम कर घरेलू औरतों के कपड़े बेचते थे। उनका माल उनके गधे पर लदा होता था और एक काला गुलाम उनके साथ चलता था। वे दो केक अपने लिए और दो अपने गुलाम के लिए खरीदते थे। केक खाने के दौरान वे अक्सर मुझसे बातें भी करते थे। तुम्हारे दादा ने एक दिन मुझसे कुछ ऐसी बात कही जो मुझे हमेशा के लिए याद हो गई। उन्होंने कहा, लड़के, मुझे तुम्हारा केक बेहद पसंद है, लेकिन उससे ही बढ़कर जो चीज़ मुझे पसंद है वह तुम्हारा इस पेश करने का शानदार तरीका और तुम्हारा उत्साह तय है कि इस तरह का सोच तुमको सफलता के लंबे रास्ते पर ले जा सकती है। लेकिन तुम इस बात को कैसे समझ सकते हो, हसनगुल्ला, की तुम्हारे दादा की इन बातों के उस गुलाम लड़के के लिए क्या मायने हैं, जो कि उतने बड़े शहर में अकेला है और जो कुछ उसके पास है उसी के बल पर वह संघर्ष कर रहा है ताकि शर्मिंदगी के दलदल से वह किसी तरह बाहर निकलने के लिए राह पा सके। धीरे धीरे समय गुजरता गया, कई महीने बीत गए और मैं सिक्के जोड़ता गया। मेरा बटुआ मोटा होता गया। अब उसका वजन देखकर मुझे सुकून मिलने लगा। जैसा कि मेगिद्दू ने कहा था, मेहनत मेरी जैसी सबसे अच्छी दोस्त साबित होने लगी। मैं खुश था, लेकिन स्वस्ति को चिंता होने लगी थी। उसने विरोध करते हुए कहा, तुम्हारा मालिक मुझे लग रहा है कि अपना ज्यादातर समय जुआगरों में बिताने लगा है। एक दिन मेरी मुलाकात सड़क पर ही अपने दोस्त मेगिद्दो से हो गई। उसने देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। वह 3 गधों पर सब्जियां लाद कर बाजार की तरफ जा रहा था। उसने कहा, मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। मेरा मालिक मेरे अच्छे कामों की तारीफ करता है और अब मैं उसका फॉरमैन बन गया हूँ। देखो, खरीद बिक्री के लिए मुझ पर कितना भरोसा करता है। साथ ही वह मेरे परिवार के लिए भी भेजता रहता है। काम से मुझे कठिन परेशानी से बाहर निकालने में मदद मिली। किसी दिन यह मुझे मेरी आज़ादी दिलाने में भी मददगार साबित होगा और तब मैं अपना खुद का खेत खरीद सकूंगा। समय गुजरता रहा और नाहिद मेरे घर लौटने को लेकर और बेचैन रहने लगे। जैसे ही मैं घर पहुंचता, वह हिसाब किताब लगाने बैठ जाता और मेरे हिस्से की रकम मुझे देकर बाकी अपने पास रख लेता। साथ ही उसने कहा कि मैं आगे भी उसके केक के लिए बाजार तलाशूंगा और केक की बिक्री बढ़ा सकूं तो बेहतर होगा। अक्सर मैं शहर के मुख्य द्वारों के बाहर ही निकल जाता था। मैं दीवार बनाने वाले गुलामों की निगरानी करने वालों को भी केक के लिए प्रेरित करने पहुंच जाता। अस्वीकार्य जगह पर लौटने की बात से मैं घृणा करता था, लेकिन उन निगरानी करने वाले पहरेदारों को मैंने उदार खरीदार के रूप में पाया। एक दिन मैं जावादा को लेकर हैरान में पड़ गया, जो कि एक कतार में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था ताकि ईंट ले जा सके। वह मरियल सा हो गया था और झुक गया था। उसकी पीठ पर पहरेदारों के चाबुकों से पिटाई और चोटों के निशान भरे पड़े थे। मैंने उसे केक पकड़ाया, जिसे अपने मुंह पर में से एक भूखे जानवर की तरह कूच डाला। उसकी आंखों में केक के प्रति लालच बढ़ता देख मैं वहां से अपना केक वाला थाल लेकर भाग निकला। एक दिन अरत गुल्ला ने मुझसे कहा, तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हो? यह लगभग वही सवाल है जो तुमने मुझसे पूछा था, याद है तुम्हें? मैंने उसे काम को लेकर मेगिद्दो की कई बात के बारे में बताया और यह भी बताया कि किस तरह ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त साबित हो रही है। मैंने उसे गर्व से अपना भरा हुआ बटुआ दिखाया और उसे विस्तार से बताया कि मैं किस तरह अपनी आज़ादी खरीदने के लिए पैसे बचा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा,
आज़ाद हो जाओगे तो क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, तब मैं व्यापारी बनने की इच्छा रखता हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए कहा, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम नहीं जानते कि मैं भी गुलाम हूँ। मैं अपने मालिक के साथ साझेदारी में हूँ फिलहाल। यह सुनकर हदनगुल्ला भड़क उठा और बोला, चुप रहो, अब मैं एक शब्द झूठ नहीं सुनूंगा जिससे कि मेरे दादा की और बेइज्जती हो। वे बिल्कुल गुलाम नहीं थे। हदन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। शाहरुनादा बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। उसने जवाब दिया, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वे अपनी बदकिस्मती से लड़े और ऊपर उठे और दमिश्क से आप अगवा नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। उनके पोते हो तो या तुम भी इसी मिट्टी के बने हो? या तुम हकीकत कबूल करने की क्षमता रखते हो या गलत भ्रम में रहना पसंद करोगे? हदनगुल्ला ने अपनी काठी सीधी की। तेरी भावना से दबी आवाज में उसने जवाब दिया, मेरे दादा सभी के लिए प्रिय थे। उन्हें अनगिनत काम किए थे अच्छे। जब सूखा पड़ा तो क्या उनके पास रखे सोने से मिस्र में अनाज नहीं खरीदा गया था? और क्या उनके काफिले ने दमिश्क से अनाज यहाँ पहुंचाया ताकि कोई भूखा न मरे? अब आप मुझसे कह रहे हैं कि वह बेबीलोन में कभी एक तिरस्कृत गुलाम के तौर पर भी अपना समय गुजार चुके हैं? शाहरुनादा ने इस पर कहा, अगर वे बेबीलोन में ही गुलाम रह गए होते तो वे निश्चित रूप से तिरस्कृत रहते। लेकिन जब वे अपने प्रयासों के बल पर दमिश्क की महान शख्सियत बने तो खुदा ने निश्चित रूप से उनकी बदकिस्मती को माफ कर दिया और उनको सम्मान से नवाजा। शाहरुनादा ने आगे कहा, जब उन्होंने मुझे बताया कि कभी वे गुलाम रह चुके थे, इसके बाद उन्होंने मुझे यह भी बताया ताकि वे अपनी आज़ादी के लिए किस कदर परेशान रहते थे। अब चूंकि उनके पास काफ़ी पैसा था कि वो कुछ भी खरीद सकते थे, तो वे इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि वो उस पैसे से क्या करें। उनसे सामान की बिक्री बढ़ नहीं रही थी और मालिक का समर्थन खो देने का डर उनके अंदर बैठता जा रहा था। मैंने उनके अनिर्णय की स्थिति का विरोध किया और कहा, अपने मालिक का साथ छोड़ दें, एक बार फिर आज़ाद इंसान की तरह रहना शुरू करें, एक आज़ाद इंसान की तरह व्यवहार करें और उसी की तरह सफल बने। यह तय करें कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं और तब आपका काम आपको वह चीज़ हासिल करने ही देगा। उन्होंने कहा था कि मैंने उनकी कायरता पर उन्हें शर्मिंदा करके अच्छा किया। तब उन्होंने अपनी राह पकड़ी। प्राचीन बेबीलोन में गुलाम प्रथा, हालांकि हमें नजर आती है, वह असंगत थी, लेकिन वह कानून की तेरी कठोरता से नियंत्रित थी। उदाहरण के लिए गुलाम को किसी भी तरह की संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि दूसरे अन्य गुलामों को भी यह हक था जिन पर किसी मालिक का दावा न रहता हो। गुलामों को यह छूट थी कि वे जिससे चाहे शादी कर सकते हैं। लड़की गुलाम हो या नहीं, इससे शादी पर फर्क नहीं पड़ता था। आज़ाद महिलाओं के बच्चे भी आज़ाद थे। शहर के ज़्यादातर व्यापारी गुलाम थे। उनमें से ज़्यादातर अपने मालिकों के साथ साझेदारी व्यवस्था के तहत कारोबार करते थे और अपने क्षेत्र में भी वे रईस थे। एक दिन मैं मुख्य द्वार से एक बार फिर बाहर जा रहा था और यह देखकर हैरान रह गया था कि वहाँ भारी भीड़ जमा थी। जब मैंने किसी से मुआवजे के बारे में पूछा तो उसने कहा, क्या तुमने नहीं सुना, एक भगोड़े गुलाम ने बादशाह के पहरेदार की हत्या कर दी। आज उसे न्याय के लिए यहाँ लाया जा रहा है और आज उसे उसके अपराध के लिए तब तक कोड़े मारे जाएंगे जब तक वह मर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि बादशाह भी इस घटना के चश्मदीद बनेंगे। जहाँ कोड़े बरसाने वाली जगह पर इस कदर भीड़ थी कि मैं चाहकर भी उस तरफ नहीं जा पा रहा ताकि कहीं किसी के धक्के से थाल में रखे मेरे केक गिरकर खराब ना हो जाए। इसलिए मैं अधूरी दीवार पर चढ़कर लोगों के सिर के ऊपर से वहाँ के हालात देखने लगा। मैं ऐसी जगह पर था जहाँ से मुझे नेबूज़रदान अपने सोने के रथ पर आते हुए नजर आया है। मैंने इससे पहले ऐसा शानदार नजारा, ऐसे शानदार कपड़े और रथ के चारों तरफ जड़े सोने और मखमल के कपड़े से लदकर इंसान नहीं देखा था। हालांकि
जिस पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, मैं उसे तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उस गरीब गुलाम की चीख जरूर मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैं इस बात से हैरान था कि हमारे बादशाह जैसा सभ्य, श्रेष्ठ और खूबसूरत इंसान इस तरह की प्रताड़ना कैसे देख सकता है। यही नहीं, वह तो अपने साथियों के साथ इस दुखद घटना पर हंस रहा था और मजाक भी कर रहा था। मैं जान चुका था कि वह निर्दयी है और इसलिए उसने गुलामों से दीवार बनवाने जिसे अमानवीय काम का आदेश दे रखा था। कोड़े खाकर जब उस गुलामी दोषी गुलाम की मौत हो गई थी, तो उसी लाश को पास भी एक खंबे से रस्सी के सहारे उल्टा लटका दिया गया ताकि हर कोई उसे देख सके। भीड़ छटने लगी तो मैं लाश के पास पहुंचा। उसके बालों से सीने पर मैंने वह टैटू बना देखा जिसमें दो सांप आपस में गुथे थे। मैं समझ गया कि यह वही डाकू था। अगली बार जब मैं अरदगुल्ला से मिला तो वह बिल्कुल बदला हुआ सा इंसान नजर आ रहा था और पूरे जोश से भरा हुआ था। वह मुझे देखते ही अभिवादन करके बोला, ठहरो, जिस गुलाम को तुम जानते थे वह अब आजाद हो चुका है। तुम्हारे शब्दों से में जादू था। पहले ही मेरे सामानों की बिक्री और फायदा बढ़ता जा रहा है। मेरी बीवी भी खुशी से फूली नहीं समा रही है। वह एक आजाद औरत है। वह मेरे मालिक की बची हुई है। उसकी इच्छा है कि हम किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाएं, जहाँ कोई यह न जानता हो कि मैं कभी गुलाम रहा था। इस तरह हमारे बच्चे अपने पिता की बदकिस्मती के किस्सों से भी दूर रह सकेंगे। मेरे काम और मेरी मेहनत मेरे सबसे बड़े मददगार साबित हुआ है। इसी बल पर मुझे अपना आत्मविश्वास हासिल करने में और कारोबारी कला को बढ़ाने में मदद मिली। उनकी बात सुनकर मैं फिर खुशी से झूम उठा कि मैं भले ही मालूम शाही या शाही, लेकिन उनका कर्ज चुका पाया और उन्हें उसी तरह आत्मविश्वास से लबरेज कर पाया जैसा कभी उन्होंने मेरे लिए किया था। एक शाम स्वस्ति मेरे पास गहरा दुख लेकर पहुंची और बोली, तुम्हारा मालिक परेशानी में है। मुझे उसको लेकर डर लग रहा है। कुछ महीने पहले वह जुए की मेज पर काफी कुछ हार गया था। उसने किसान को न तो अनाज का पैसा दिया और न ही शहद का, और न ही उसने उधार देने वाले का कर्ज भी चुकता किया। वे उससे बहुत नाराज हैं और धमका भी रहे हैं। मैंने बिना सोचे उसे जवाब दिया, हमें उसकी परेशानी पर क्यों चिंता करनी चाहिए। हम उसके रखवाले तो है नहीं। बेवकूफ युवक, तुम समझ नहीं रहे। उसने जिससे कर्ज लिया वहां तुम्हें गिरवी रखा है। कानून के मुताबिक वह तुम पर दावा कर सकता है और बेच भी सकता है। मैं नहीं जानती कि क्या करना चाहिए। वह एक अच्छा मालिक है और वह क्यों उस पर आफत आ गई। स्वस्ति का डर बेवजह नहीं था। अगली सुबह जब मैं केक पकाने का काम कर रहा था, तभी शाहूकार का एक आदमी वहां पहुंचा। उसका नाम साजी था। उस आदमी ने मुझ पर से नीचे तक देखा और कहा कि मैं क्या करता हूँ। साहूकार ने मेरे मालिक से लौटने का इंतजार नहीं किया, बल्कि स्वस्ति को बोल दिया कि वह मुझे लेकर जा रहा है। मैंने केवल हल्के फुल्के कपड़े पहन रखे थे और मेरी कमर में मोहरों से भरा मेरा बटुआ सुरक्षित बंधा हुआ था। आनंद फानंद मुझे वहां से ले जाया गया, जबकि मेरा केक पकने का काम अधूरा ही छूटा हुआ था। मेरी प्यारी उम्मीदें नए तरह के तूफान में उसी तरह उड़ चुकी थी जैसे जंगल में पेड़ उड़कर उकड़कर आंधियों में तूफान मारते हुए समुद्र में जा गिरते हैं। एक बार फिर जब एक जुआगर को जो मदिरा के लिए मेरे त्रासदी का सबक बन चुकी थी। साजी एक उज्जड़ और कर्कश आदमी था। जब वह मुझे लेकर शहर की सड़कों से निकल रहा था, तब मैंने उसे बताया कि मैं नाना नाइट के लिए कौन सा अच्छा काम कर रहा था और मैंने उम्मीद जताई कि आगे मैं उसके लिए भी अच्छा काम करूंगा। लेकिन उसके जवाब से मैं निरुत्साहित हो गया। मुझे यह काम पसंद नहीं है। मेरे मालिक को भी यह काम पसंद नहीं है। बादशाह ने इससे मुझे बड़ी नहर बनाने के लिए काम में लगाने के लिए कहा है। मालिक ने साजी से कुछ और गुलाम खरीदने को भी बोला है जो मेहनत से काम कर सके और जल्दी से जल्दी काम खत्म कर दें। वाह, बड़ा काम
कोई इतनी जल्दी कैसे खत्म कर सकता है? इसे रेगिस्तान की कल्पना करो, जहाँ एक भी पेड़ नहीं हो, छोटी छोटी झाड़ियाँ हो और ऊपर दहकता सूरज इस कदर तपिश से भरा हो कि बड़े बर्तनों से भरा पीने का पानी बेहद गर्म हो जाए, पीते ही न बने। इन फिर इंसानों की कतार की तस्वीर की कल्पना करो, जिन्हें गहराई में बर्तनों की कल्पना करो जिन्हें गहराई में खुदाई करते जाना है और कीचड़ से भरी बाल्टियों को ऊपर नरम कीचड़ वाले रास्ते से पहुंचाना है। ये काम दिन उगने से देर रात तक कराना है। ये तस्वीर मन में उकेरो, जिसमें हमें गर्त में खाना दिया जा रहा हो और जहां हम किसी सूअर की तरह अपने आप को खींच रहे हों। सोने के लिए हमारे पास न तो तंबू है, न किसी तरह का बिस्तर। मैंने अपने आप को कुछ ऐसा ही हालत में पाया है। मैंने अपना बटुआ एक सुरक्षित जगह गड्ढा खोद कर छिपा दिया और वहां एक पहचान का चिन्ह बना दिया। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या दोबारा मैं अपनी मोहरें वापस पा सकूंगा। पहले तो मैंने काफी मन से काम किया, लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरने लगे मेरा जोश ठंडा पड़ने लगा। इसके बाद मुझे लू लग गई और बुखार से मेरा शरीर टूटने लगा। मेरी भूख घट गई तो मैं जरा सा ही मटन और सब्जियां खा पा रहा था। रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं कलवट बदल कर ही रह जाता था। मेरी बदहाली में मुझे जावादों की याद आ गई और मैंने सोचा कि किसी कामचोरी और काम करके पीठ तुड़वाने से बचने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं रही होगी। फिर मुझे उसका आखिरी बार मिलना याद आया। मैंने तब जाना कि उसकी योजना ठीक नहीं थी। फिर मुझे डाकू की याद आ गई और उसके साथ ही उसकी कड़वाहट भी। और मैंने सोचा कि क्या उसकी जगह उसकी तरह लड़कर और मारकर कुछ हासिल हो सकता है। वहां मेरी नजर के सामने उसका लहूलुहान शरीर घूम गया। इस तरह मुझे उसकी भी योजना बेकार लगी। अंत में मुझे मैगिडो की याद आ गई। कठोरता से काम करने के चलते उसके हाथ में गट्टे से पड़ गए थे, लेकिन उसके दिल पर किसी तरह का बोझ नहीं था। उसके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। उसकी योजना मुझे सबसे अच्छी लगी। भले ही मैं मैगिडो की तरह काम करने का इच्छुक था, फिर भी वह मेरी तरह कठोर परिश्रम नहीं कर सकता था। मुझे काम ने मेरे काम ने मुझे खुशी और सफलता क्यों नहीं दिलाई? क्या यह केवल परिश्रम था जिसे मेगिद्दो को खुशहाली दिलाई थी, या खुशी और सफलता महज ऊपर वाले की मर्जी का निर्भर करती है? या मुझे अपना बाकी का जीवन भी ऐसे ही काम गुजारना होगा और मैं इससे में दुख और परेशानी ही रहेगी? मेरी खुशहाली और सफलता की इच्छा अधूरी ही रहेगी। ये सारे सवाल मेरे दिमाग में उमड़ते उमड़ते रहते हैं और इनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वास्तव में मैं बुरी तरह से उथल पुथल में था। कुछ दिनों बाद मुझे लगने लगा मैं अपना धैर्य और ऊर्जा खोने वाला हूँ और मेरे सवाल अब तक बिना जवाब के ही थे। तभी साजी को मेरे पास भेजा गया। मेरे मालिक की तरह से एक संदेश वाहक मुझे वापस बेबीलोन के ले जाने के लिए भेजा गया। मैंने अपनी कीमती बटुए को खोद कर वापस निकाला, अपने पास बचे हुए फटे पुराने चिथड़े कपड़ों को खुद पर लपेटा और अपने रास्ते पर चढ़ गया। मैं जब अपने रास्ते पर बढ़ चला तो वे ही विचार भंवर की तरह मुझे घेरे हुए और बुखार के से तपते हुए दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थे। मुझे लग रहा था कि मैं अपने पैतृक शहर हारून में गाए जाने वाले गीत के बोलों में जी रहा हूँ। बवंडर की तरह इंसान को गाँव करो, तूफान की तरह उससे घुमाओ, जिससे पार न कोई पा सके, जिसकी किस्मत न कोई बता सके। क्या मेरी किस्मत में लिखा था कि मुझे इस तरह से सजा भुगतनी है, क्योंकि ऐसी कुछ था जिसे मैं जानता नहीं था और इस तरह से मुझे सिखाया गया? ऐसी कौन सी परेशानियां और बाधाएं हैं जो अब भी मेरा इंतजार कर रही है? जब हम मेरे मालिक के घर की आहता में पहुंचे तो मेरा आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने अरदगुल्ला को मेरा इंतजार करते पाया। उसने उतरने में मेरी मदद की और मुझे ऐसे गले लगा दिया मानो उसका बिछड़ा भाई मिल गया हो। जब हम अपने रास्ते पर बढ़ चले तो मैं उसके पीछे पीछे ऐसे चल रहा था
मानो अपने मालिक के पीछे गुलाम चलता हो। लेकिन उसने इसकी इजाज़त नहीं दी। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोला, मैंने हर जगह तुम्हारी तलाश की। जब मैं तुम्हारे मिलने की उम्मीद को छोड़ चुका था, तब मेरी मुलाकात स्वस्ति से हुई, जिसने मुझे उस साहूकार के बारे में बताया। उसी साहूकार ने मुझे तुम्हारे अच्छे मालिक के बारे में बताया। उसने मेरे सामने बेहद सख्त सौदा किया और मुझे बहुत कम रकम देनी पड़ी। लेकिन तुम तो बेशकीमती हो दोस्त। तुम्हारी फिलॉसफी और तुम्हारा सोच हमेशा ही मेरे लिए प्रेरणा और नई सफलता की वजह बनी है। मैंने उसे टोका, मेरी नहीं, मैगिद्दो की फिलॉसफी। उन्होंने कहा, मैगिद्दो और तुम्हारी दोनों की? तुम दोनों का ही शुक्रिया। हम दमिश्क जा रहे हैं और एक साझेदार के तौर पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो, एक पल में तुम आज़ाद हो जाओगे। इतना कहकर उन्होंने अपने लबादे से मेरा एक नाम लिखी एक मिट्टी की पट्टी निकाली। उसे उन्होंने अपने सिर पर उठाया, घुमाया और रास्ते के पत्थर पे इतनी जोर से पटक दिया कि उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। पूरी उत्साह से वे उस तक तब तक कुचलते रहे जब तक वह पट्टी चूर चूर नहीं हो गई। उसके प्रति सम्मान से मेरी आंखें भर आई। मैं जानता था कि मैं बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। तुमने देखा कि दुख भरे इस समय में काम ही मेरा सबसे बेहतरीन इंसान दोस्त साबित हुआ। तुमने देखा कि दुख से भरे इस समय में काम ही मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त साबित हुआ। काम करने की मेरी इच्छा ने मुझे दीवार बनाने वाले गुलामों की जमात में बिकने से बचाए रखा। तुम्हारे दादा को भी इसने इस कदर प्रभावित किया कि उन्होंने मुझे अपना साझेदार बनाने का फैसला किया। इस पर हदनगुल्ला ने सवाल किया, क्या काम ही मेरे दादा को के सोने के खजाने का वह गुप्त राज था? शाहरुनादा ने जवाब दिया, जब मैंने उन्हें जानना शुरू किया तब उनका यही एकमात्र राज था। तुम्हारे दादा को काम करना पसंद था। ऊपर वाले ने उनके प्रयासों को सराहा और खुलकर उनको इनाम दिया। हदनगुल्ला पूरी तरह सोच विचार कर बोला, मैंने भी यह समझना शुरू कर दिया है, जो लोग उनकी मेहनत और उससे हासिल सफलता की तारीफ करते हैं, उन लोगों को उनके काम ने उनका दोस्त बना दिया। काम के बल पर उन्होंने दमिश्क में भरपूर सम्मान हासिल किया। काम के बल पर ही उन्होंने वह सब कुछ हासिल किया जो मैंने मंजूर किया। और मैं यही सोचता हूँ कि केवल काम ही गुलामों के लिए सबसे सटीक चीज है। शाहरुनादा ने टिप्पणी की, पुरुषों के लिए जीवन ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ है। हर चीज की अपनी जगह है। मुझे इस बात की खुशी है कि काम करना केवल गुलामों के लिए आरक्षित नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं अच्छी अच्छी खुशियों में महरूम रह जाता। मैंने बहुत सारी चीजों का आनंद लिया, लेकिन काम करके जो खुशी मुझे मिली उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। शाहरुनादा और हदनगुल्ला बेबीलोन की ऊंची दीवारों के साए में पहुंच चुके थे और उसके आसपास ही वह कांसे से बना बुलंद दरवाजा आने ही वाला था, जिस शहर का मुख्य द्वार कहा जाता है। उसके मुख्य द्वार पर पहुंचते ही पहरेदारों ने दौड़कर उसका संज्ञान लिया और सम्मानित नागरिकों को शहर आया हुआ देखकर पूरे अदब से उनका खैरम कदम किया। शाहरुनादा अपना सिर ऊंचा किए हुए शहर में दाखिल हुआ और उसके पीछे पीछे उसका काफिला भी धीरे धीरे शहर की सड़कों पर बढ़ता चला गया। हदनगुल्ला ने अपनी राज की बात बताई। मैं हमेशा से अपने दादा की तरह बनना चाहता था। इससे पहले मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ था कि वे किस तरह के इंसान थे। आपने मुझे उनके बारे में बताकर मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ। मैं पहले से ज्यादा अदब करने लगा हूँ और खुद के प्रति ज्यादा वफादार महसूस करने लगा हूँ। खुद के प्रति ज्यादा जिम्मेदार महसूस करने लगा हूँ। मुझे लगता है कि आपने उनकी सफलता की असल वजह जो मुझे बताई, उस कर्ज को मैं शायद ही चुका पाऊंगा। आज के बाद से मैं भी सफलता की उस चाबी का इस्तेमाल करूंगा। मैं बिल्कुल उसी तरह शुरुआत करूंगा जैसे कि उन्होंने की थी। मेरे लिए किसी तरह के गहनों और महीन कपड़ों से ज्यादा मायने मेरी मेहनत रखती है। इतना कहकर हदनगुल्ला ने अपने कानों और उंगलियों के से तुच्छ गहने निकाल फेंके। इसके बाद उसने घोड़े की लगाम कसकर उसे धीमा कर दिया
और काफिले के नेता के पीछे पीछे खड़े सम्मान के साथ चलने लगा। काफिला के नेता के साथ साथ पीछे सम्मान के साथ चलने लगा। और क्या हम बेबीलोनिया के इतिहास को भी सुने, जो कि 2 पेज का है? हाँ, हम सुन सकते हैं। इतिहास के पन्नों में बेबीलोन जैसे किसी अन्य खुशहाल देश का जिक्र नहीं मिलता। इसके नाम से ही धन संपदा और शान शौकत का तिलिस्म उभरता था। सोने और गहनों का यहाँ खजाना भी जबरदस्त था। इस तरह के शहर को लेकर कोई भी स्वाभाविक तौर पर ये कल्पना कर सकता था कि वह किसी जबरदस्त प्राकृतिक संसाधनों से घिरे जंगलों और खानों से घिरा होगा और उसकी भौतिक स्थिति भी ठीक ठाक ही होगी। लेकिन इस शहर के मामले में बिल्कुल नहीं था। यह शहर फरात नदी के पीछे की तरफ समतल बंजर घाटी जैसा ही स्थित था। इस शहर में न जंगल था, न खदानें थी, यहाँ तक कि मकान बनाने के लिए पत्थर भी यहाँ मौजूद नहीं थे। इसके अलावा यह शहर स्वाभाविक कारोबारी रास्ते पर भी नहीं था। यहाँ की भौगोलिक स्थिति के चलते काफी कम मात्रा में बारिश होती थी, जिससे फसलें भी नहीं उग पाती थी। बेबीलोन इंसानी क्षमताओं का जीता जागता उदाहरण था, जो न्यूनतम उपलब्ध संसाधनों में उसकी लक्ष्य हासिल करने की जबरदस्त काबिलियत को साबित करता था। इस बड़े शहर में जितने भी संसाधन उपलब्ध थे, वे सब यहाँ के रहने वालों ने अपने हिसाब से विकसित किए थे। एक से एक शानदार रईसाना चीजें वहां के बाशिंदों ने ही तैयार की थी। बेबीलोन में प्राकृतिक संसाधन के नाम पर केवल 2 तरह के संसाधन उपलब्ध थे। पहला उपजाऊ मिट्टी और नदी में भरपूर पानी। उस समय उपलब्ध बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना कहें या कुछ और, बेबीलोन के इंजीनियरों ने बांधों और नहरों की मदद से नदी के पानी को शहर की तरफ मोड़ा। यह नहर काफी दूर से बंजर इलाकों को पार कर शहर आती थी और जीवनदायी पानी से मिट्टी को उपजाऊ बनाती थी। इस काम को दुनिया के इंजीनियरिंग इतिहास में पहला वैज्ञानिक काम माना जाता है। इस सिंचाई व्यवस्था से वहां व्यापक मात्रा में फसलें उगाना संभव किया सका और ऐसी सिंचाई व्यवस्था दुनिया में इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। खुशकिस्मती से लंबे अस्तित्व के दौरान बेबीलोन लगातार ऐसे शासकों के नियंत्रण और देखरेख में रहा जिनकी देशों में को जीतना और लूटमार की महत्वाकांक्षा बेहद सीमित थी। हालांकि बेबीलोन में कई युद्धों में शामिल रहा, लेकिन ज्यादातर स्थानीय और बचाव में ही लड़े गए। ये युद्ध उन देशों ने बेबीलोन पर थोपे जो उनकी धन संपदा को ललचाई नजर से देखते थे और अपने कब्जे में रखने की लालच रहते थे। बेबीलोन के उल्लेखनीय शासक अपने इतिहास को साथ लेकर चलते थे, क्योंकि वे अपने अनुभवी ज्ञान, मेहनत और न्याय के लिए जाने जाते थे। बेबीलोन के लोग किसके लिए जाने जाते थे? वे अपने अनुभवी ज्ञान, मेहनत और न्याय के लिए जाने जाते थे। बेबीलोन के शासकों में अपने अहम को पूरा करने के लिए विश्व विजय जैसा अभियान चलाने की भी अकड़ नहीं थी, जिससे वे बेवजह संसाधनों की बर्बादी करते। शहर के तौर पर अब बेबीलोन अस्तित्व में नहीं है। जब वह ऊर्जावान मानवीय ताकत जिसने हजारों साल पहले उस शहर को बनाया और उसे बरकरार रखा, जब वह वहां से लुप्त हुई, तो जल्दी ही वह शहर में खंडर में बदल गया। शहर का वह क्षेत्र एशिया में स्थित है, जो स्वेज नहर से 600 मील की दूर पर स्थित है। इसके दक्षिण में फारस की खाड़ी पड़ती है। यह शहर भूमध्य रेखा के ऊपर 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और व्यवहारिक तौर पर आज के एरिजोना के यूमा शहर की तरफ की ऐतिहासिक स्थिति है। इसका मौसम बिल्कुल इस अमेरिकी शहर की तरह गर्म और सूखा था। कभी फरात की खाड़ी का सबसे उर्वर इलाका एक बार फिर आज धूल उड़ाती बंजर जमीन के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ की सूखी तेज हवा में जीवित रहने के लिए छोटी मोटी घास और झाड़ियों को संघर्ष करना पड़ता है। उपजाऊ जमीन, विशालकाय शहर और कारोबारियों के लंबे लंबे काफिले इतिहास में दफन हो चुके हैं। अरब की छोटी छोटी घुमंतु टोलियां भी यहाँ संघर्षपूर्ण जीवन बिता रही है और एकमात्र बाशिंदे के रूप में यहाँ स्थित है। इसकी यह दशा ईसा युग की शुरुआत से ही ऐसी बनी हुई है। इस घाटी के चारों तरफ मिट्टी से बने पहाड़ हैं। सदियों से यात्रियों के लिए उसकी ज्यादा अहमियत नहीं है। पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान अंततः वहां तब गया जब उस शहर के खंडरों से मिट्टी के बर्तनों के टूटे अवशेष
और ईंट कभी कभी होने वाली भारी बारिश में बहकर नीचे की तरफ आने लगे। यूरोपीय और अमेरिकी संग्रहालयों की तरफ से चलाए गए खोजी अभियानों के तहत यहाँ की खुदाई में हैरत अंगेज चीजें पाई गई। फावड़े और बेलचों से जल्दी यह साबित किया कि इन पहाड़ियों पर कोई प्राचीन शहर रहा होगा। इन्हें संभव शहर का कब्रिस्तान कहा जा रहा होगा। बेबीलोन भी उनमें से एक था। 20 सदियों से ज्यादा तक वहां हवाओं के थपेड़े ने इस पर रेगिस्तान की धूल चढ़ा दी। मूलतः ईंटों से दीवार बनाई गई। दीवारें धीरे धीरे एक बार फिर मिट्टी में समा गई। धन्यवाद। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है बेबीलोन की सभ्यता दुनिया में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे पुरानी रही होगी। दुनिया के इतिहास में इससे पुरानी सभ्यता का जिक्र नहीं मिलता है। तमाम वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि यह सभ्यता 8,000 साल पुरानी होगी। एक दिलचस्प सभ्य तथ्य इससे जुड़ा हुआ है जिससे इसकी प्राचीनता की तारीख का पता चलता है। बेबीलोन के खंडहरों से बेहद दिलचस्प चीजें मिली। उदाहरण के लिए तारीखें तय करने वाले तरीकों के बारे में बेबीलोनियों को अच्छी तरह पता था। सूर्य ग्रहण के विस्तृत वर्णन यहाँ मिलते हैं। आधुनिक खगोलविदों ने उन लोगों के तय किए तरीकों के बारे में आसानी से किया है। यार, ग्रीक यात्री हेरोडोट ने बेबीलोन का दौरा तब किया था जब वह अपने स्वर्णिम काल में था और उसने केवल बाहरी यात्री के तौर पर ही थोड़ी जानकारी दी थी। उसके लेखों से शहर की बनावट के बारे में पता चलता है और लोगों के रहन सहन और रीति रिवाजों के बारे में कुछ जिक्र मिलता है। उसने वहाँ की मिट्टी की उल्लेखनीय उपजाऊ क्षमता का भी जिक्र किया और गेहूं और जौ की व्यापक पैदावार के बारे में भी। बेबीलोन की शान और शौकत भले ही उस समय के साथ खत्म हो गई, लेकिन वहाँ के बाशिंदों का ज्ञान और अनुभव हमारे लिए सुरक्षित बचा रहा। उसके लिए हम उनके रिकॉर्ड तैयार करने के तौर पर तारीखों तरीकों के ऋणी हैं। उस दौर में कागज की खोज नहीं हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने नम मिट्टी से तैयार पट्टियों पर कठिन मेहनत और परिश्रम से अहम चीजें तैयार की। एक रिकॉर्ड जब तैयार हो जाता है तो इसे पका लेते हैं और उसे कठोर पट्टी पर बदल देते हैं। आकार में ये पट्टियां 6x8 में मोटाई पर एक होती है। लिखित रिकॉर्ड के आधार पर इतिहास में चर्चित दीवारें बनाने का जिक्र ईसा के 600 साल पहले ही मिलता है, जिसे राजा नबोलोपासकार ने तैयार किया था। उसने इस कदर विशालकाय दीवार का निर्माण करना शुरू किया था कि वह खुद उस दीवार को पूरा होते देखने की जिंदा नहीं रहा। इस दीवार को पूरा कराने का जिम्मा उसके बेटे नेबूजारदान ने पर आ गया। उसका नाम इतिहास में दर्ज है और लोग इस नाम से काफी वाकिफ भी हैं। दीवारों की ऊंचाई और लंबाई की हक्का बक्का करने के लिए काफी है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी ऊंचाई 160 फीट रही होगी, जो कि वर्तमान में 15 मंजिल ऊंची इमारत के बराबर रही होगी। इसी दीवार की लंबाई 9 और 11 मील के आसपास बनाई गई। बताया जाता है कि दीवार की चौड़ाई कुछ ऐसी थी कि इस पर से 6 घोड़े और से लेस रथ आराम से दौड़ाया जा सकता है। इस विशालकाय दीवार पर भी ज्यादातर ढांचा ध्वस्त हो चुका है। नाम मात्र की नींव और उसके बाहरी दीवार हिस्से में बनाई गई खाई दिखाई बची है। बेबीलोन की बर्बादी में अरब लड़ाकों की भी कम भूमिका नहीं है। उन्होंने दीवारों को भी तहस नहीं किया, बल्कि यहाँ की ईंट उखाड़ कर अपने लिए तो निर्माण के लिए लगा लिया। धन्यवाद।